वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद्र गुण कंद। माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन गन अरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सुधार। समय सार शिव सर्वगत नमत हूँ सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। सात पद मुद्रित अहित है करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन। एह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु त्यो। गुलिस्तान विवेचन की कक्षा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाला अध्याय। उसमें प्रश्न क्रमांक 49, हाँ, प्रश्न क्रमांक 49 तक हमारी चर्चा हो चुकी थी और आज हमें 50वें प्रश्न से चर्चा प्रारंभ करनी है। तो उसको अपन जोड़ लेते हैं कल के विषय से। कल हमने क्या देखा, अंतिम में क्षयोपशम की परिभाषा क्या होती, क्षयोपशम की परिभाषा दोहराते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। आज क्षयोपशम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्षयोपशम क्या है कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तीन, अपन ने कल बहुत सूक्ष्मता से जो उदयाभावी क्षय है वो समझ लिया था। क्या समझा था? उदयाभावी क्षय क्या है? उदय का अभाव ही उदयाभावी क्षय है। मतलब जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, जो आत्मा को पूरी तरह से ढके हैं, उनका यदि उदय हो जाए तो आत्मा जड़ हो जाए, क्योंकि आत्मा की गुणों की प्रकटता नहीं होगी तो वो आत्मा जड़ हो जाएगा। इसलिए जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका कभी उदय होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? तो उनका उदयाभावी क्षय होता है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय मतलब कि उनके उदय का अभाव होगा। और क्या होगा? उदय का अभाव होगा, स्तिबुक संक्रमण हो जाएगा। स्तिबुक संक्रमण क्या है हमने कल समझा था। क्या होता है स्तिबुक संक्रमण? उदयाभावी क्षय मतलब उदय का अभाव ही क्षय है, ठीक है। तो होता क्या है, सर्वघाती स्पर्धक जो उदय में नहीं आ रहे वो कैसे होता है? वो अनंत गुणहीन होकर एक समय पूर्व उदयावली के निषेकों में एक समय पूर्व अनंत गुणहीन होकर और क्या होता है कि देशघाती रूप हो जाते हैं। अनंत गुणहीन होकर देशघाती रूप हो जाते हैं, मतलब सर्वघाती का देशघाती में संक्रमण हुआ, इसको कहते हैं स्तबुक संक्रमण। कैसे होता है कि वो अनंत गुणहीन होकर अपने आप, किसी को जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही वो इस रूप हो जाता है, स्तबुक संक्रमण कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धक देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। इस प्रकार हमने देखा उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं। ये उदयाभावी क्षय जो है ये वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों के लिए है। मतलब वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले हैं उनके लिए क्या होगा? ये उदयाभावी क्षय होगा। और भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक का क्या करें? तो उनके लिए होता है सदवस्था रूप उपशम। सदवस्था रूप उपशम क्या है वो हमने पहले पढ़ लिया है। काय में पढ़ा है, याद हो किसी को? हाँ, हमने जब उपशम के दो भेद पढ़े थे, अप्रशस्त उपशम और प्रशस्त उपशम। उसमें अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम था सदवस्था रूप उपशम, ठीक है। देखो सदवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? वर्तमान समय छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले
वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था और उपशम कहते हैं। मतलब कि अभी वर्तमान में उदय में नहीं आएंगे, बस यही सदवस्था और उपशम है। क्या कि वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था और उपशम कहते हैं। मतलब कि वो जो भविष्य में आने वाले जो कर्म थे, वर्तमान में तो आएंगे ही नहीं, जो भविष्य में आने वाले थे, सर्वघाती स्पर्धक भविष्य में उदय में आने वाले थे, उनका सत्ता में विराजमान कर दिया। मतलब अब वो उदय में नहीं आएंगे, वो सत्व रह गया, वो सत्ता में रहेगा, उदय में नहीं आएंगे। इस प्रकार उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सदवस्था उपशम। उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपशम है। मतलब उदय नहीं होगा, वर्तमान समय में उदय नहीं होगा तो ये उदयाभाविच है। भविष्य में उदय नहीं होगा, इसको कहते हैं सदवस्था उपशम। कोई कठिनाई नहीं है, वर्तमान में उदय में नहीं होगा, इसको कहेंगे उदयाभाविच है। और भविष्य में उदय में नहीं आएगा, इसको कहेंगे सदवस्था उपशम। और वो काय की चीज है, वो सर्वघाती स्पर्धक है। समझ में आया? सर्वघाती स्पर्धक है, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है, ये पुनः कह दिया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 51, घातिया कर्म किसे कहते? अच्छा, तो अपन पहले अब 2 पॉइंट पढ़ लिया अपन ने, तो अब क्षयोपशम को एक बार घटा ले। तो क्या हुआ, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हुआ। अब याद होनी चाहिए परिभाषा, समझा दिए तो ठीक है। भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था और उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने 3 बात पढ़ ली। अब ये जो तीसरी बात थी, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धक का उदय, ये क्या है कि क्षय और उपशम तो हो गया, अब उदय किस बात का होगा जब क्षय उपशम बनेगा, तो वो देशघाती प्रकृतियों का उदय, यही मुख्य है क्षय उपशम में। अब एक बार अपन घटाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने को घटाना है ज्ञानावरण का क्षय उपशम, इसको ध्यान से सुनना। अपने को क्या घटाना है, ज्ञानावरण का क्षय उपशम घटाना है। तो ये एक बार ज्ञानावरण का क्षय उपशम घटाना सीख गए, मति ज्ञानावरण का घटाएंगे। मति ज्ञानावरण का क्षय उपशम हम सभी को है, कैसे बनेगा इन तीनों से, ये घटाना यदि आप सीख गए तो आगे सभी प्रकार के क्षय उपशम कर्मों में आप घटा सकेंगे। ठीक है, चलिए एक बार मति ज्ञानावरण का क्षय उपशम घटाते हैं। मति ज्ञानावरण है, अब मति ज्ञानावरण के 2 स्पर्धक, एक सर्वघाती स्पर्धक मति ज्ञानावरण के, एक देशघाती स्पर्धक मति ज्ञानावरण के। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, तो वर्तमान कालीन मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है, क्योंकि जीव का ज्ञान है, मति ज्ञान को ढकने वाला पूरा ढक देगा। यदि सर्वघाती स्पर्धक मति ज्ञान को पूरी तरह से ढक देंगे तो फिर उदय किसका होगा, ज्ञान कैसे आएगा, ऐसा। ठीक है, तो जो सर्वघाती स्पर्धक थे, जो सर्व का घात कर रहे थे, मति ज्ञानावरण सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है। भविष्य में आने वाले मति ज्ञानावरण सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था और उपशम, और वर्तमान में मति ज्ञानावरण का देशघाती, ये आत्मा है तो इसमें देश का घात करने वाला देशघाती स्पर्धकों का उदय। मतलब कि इनका तो होगा उदय, और ये जो बचा हुआ ये तो ये ढक दिया, तो ये जो ये देशघाती स्पर्धक है इसका उदय है, मतलब ये ढका हुआ है, और इतना बिना ढका हुआ, मतलब इतना ज्ञान प्रकट है और इतना ज्ञान प्रकट रूप से नहीं है। समझ में आया? इस 3 को कहेंगे तो बनेगा मति ज्ञान का क्षय उपशम। मति ज्ञान का क्षय उपशम समझ में आ गया? अपन कहते हैं क्षय उपशम बहुत है, क्षय उपशम अधिक है, मतलब क्या, क्षय उपशम अधिक है मतलब कि देशघाती, यहाँ पे क्षय उपशम को ज्ञान में लिया जाता है, लेकिन अभी यह क्षय उपशम उस रूप में लो। ठीक है, विशिष्ट अवस्था को, कर्म की विशिष्ट अवस्था को ले यदि, तो उसमें क्या बनेगा कि जो मति ज्ञानावरण कर्म है उसके सर्वघाती स्पर्धकों का तो उदय हुआ नहीं, क्या क्या हुआ, उदयाभावी क्षय, सर्वस्था और उपशम हो गया, और जो देशघाती स्पर्धक थे उनका उदय हो गया। इन तीनों से बना क्षय उपशम। ऐसी श्रुत ज्ञानावरण का, ऐसे ही दर्शनावरण में
ठीक है, निद्रा, प्रचला प्रचला, और फिर ये जितने भी हैं, और क्या क्या है, जैसे साता वेदनीय है, असाता वेदनीय का क्षयोपशम कहते हैं, वीर्यांतराय का क्षयोपशम कहते हैं। वो सब क्षयोपशम इसी रूप में बनते हैं कि दोनों के, पहला पॉइंट, दो क्या सर्वघाती स्पर्धक जो है उनका तो होगा उदयाभिविक्षय और सर्वोपशम देशघाती का होता है, इतनी सी बात, 3 से क्षयोपशम बनेगा। ये क्षयोपशम होता है, 3 कार्य होते हैं क्षयोपशम में, इसी को क्षयोपशम कहा जाता है। चलिए, तो अब आगे अपन बढ़ते हैं कि देशघाती प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, ये विषय अपन आगे लेंगे। तो पहले घाती कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में, अर्थात ज्ञानादि गुणों की पर्याय के व्यक्त न होने में निमित्त होने वाले कर्म को घाती कर्म कहते हैं। ये अपन सबने परिभाषा पढ़ी हुई है घातिया कर्म की। क्या है घातिया कर्म की परिभाषा? कि जीव के अनुजीवी गुणों का जो घात करे उसे घातिया कर्म कहते हैं। ये परिभाषा जो हम सभी ने पढ़ के रखी है कि जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में, अर्थात ज्ञानादि गुणों की पर्याय में व्यक्त न होने में निमित्त होने वाले कर्म को घाती कर्म कहते हैं। 8 कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म होते हैं। अब यहाँ थोड़ा पॉइंट समझने की बात है। घाती कर्म में क्या पॉइंट समझने की बात है कि जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात, अर्थात ज्ञानादि गुणों की पर्याय के व्यक्त न होने में निमित्त जीव के अनंत गुण हैं। ठीक है, इसको अपन एक, हाँ, इसके माध्यम से समझते, जैसे समझ लीजिए ये पूरा आत्म प्रदेश है, तो आत्म प्रदेश में ये ज्ञान की पर्याय प्रकट रूप से यदि है तो ये सर्वज्ञता है, ये वीतरागता है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान की पर्याय बिना आवरण के प्रकट है। और इसमें आवरण आ गए तो ये क्या है, ये संसारी अवस्था जीव की। क्या होता है कि आत्मा के समक्ष कर्म आ गए और उन्होंने आत्मा के ज्ञान आदि गुणों को ढक दिया, उसमें बाधा उत्पन्न करा दी। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान आदि गुणों की पर्याय में व्यक्त ना होने में जो निमित्त बनता है, ज्ञान आदि गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय क्या होती है? अनंत ज्ञान। ये समझना, ज्ञानादि गुण की पर्याय व्यक्त ना होने में हमें मति ज्ञान की पर्याय व्यक्त है, श्रुति ज्ञान की पर्याय व्यक्त है, वो नहीं कहनी है। ज्ञानादि गुण की पर्याय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये कहलाती है ज्ञानादि गुणों की पर्याय। मतलब ज्ञान आदि गुण और उनकी सही पर्याय यही कहलाती है। तो इनके व्यक्त नहीं होने में, मतलब अनंत ज्ञान रूपी पर्याय को व्यक्त नहीं होने में निमित्त कौन है? घाती कर्म। क्या समझे कि अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख, अनंत वीर है, इन पर्यायों को प्रकट नहीं होने देता कौन? घाती कर्म। और ये जब नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? वो सारी पर्याय प्रकट हो जाएगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तो अपन कहते हैं जीव के अनुजीवी गुण। ये अनुजीवी गुण क्या होता है, कौन बताएगा? अब ऐसे तो पूछ नहीं सकते, तो अपन ख्याल में रखना, मैं ही बता देता। जीव के अनुजीवी गुणों का अर्थ क्या लेना? देखो कि जो भावात्मक रूप से प्रकट हो वो जीव के अनुजीवी गुण है, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सत, ठीक है, नित्य, ये अनुजीवी गुण है। और प्रतिजीवी गुण कौन से होते हैं? जो अभावात्मक रूप से प्रकट हो, कि इनका अभाव है, इस रूप से जो प्रकट होते हैं वो प्रतिजीवी गुण होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत मतलब सूक्ष्मता है, अपन ने बहुत स्थूलता रख के रखी है इसमें, बिल्कुल नहीं। अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों के अंतर बहुत सूक्ष्मता है। स्थूल रूप से भी समझो तो इतना ख्याल में रखो कि अनुजीवी गुण मतलब कि जो भावात्मक रूप से जीव के गुण कहे जाते हैं वो अनुजीवी गुण, और प्रतिजीवी गुण मतलब जो अभावात्मक रूप से प्रकट रहते हैं वो प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। तो प्रश्न हो तो आप लिख के रखिए, अपन बाद में सुलझाएंगे। चलिए,
तो घाती कर्म के दो प्रकार, सर्वघाती और देशघाती। अब अपन ने घाती कर्म पढ़ा था भैया, है ना, मतलब कर्म कितने प्रकार के, 8, और दो प्रकार के घाती कर्म और घाती कर्म। घाती कर्म कितने प्रकार के, 4। अब यहाँ एक और विवक्षा, घाती कर्म दो प्रकार के, एक सर्वघाती और एक देशघाती। क्या याद रखना, घाती कर्म दो प्रकार के, एक सर्वघाती कर्म और एक देशघाती कर्म। ठीक है। सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं, जीव के ज्ञानादि गुणों के अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, पर्याय के पूर्णतः घात में निमित्त होने वाले कर्म को सर्वघाती कर्म कहते हैं। होते हैं ना। अगर सर्वघाती कर्म कैसे हैं कि जीव के केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूपी स्वभाव पर्याय को प्रकट नहीं होने में निमित्त सर्वघाती कर्म है। जैसे केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती कर्म है। इसका वो नहीं होगा कि किंचित केवल ज्ञानावरण का उदय, किंचित केवल ज्ञानावरण का अभाव। जैसे अपने मति ज्ञान का होता है, तो भाई मति ज्ञान इतना प्रकट है और इतना प्रकट नहीं है, ऐसे केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान इतना प्रकट है इतना प्रकट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, तो कहा ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उनको कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक। ठीक है, समझना, सर्वघाती कर्म के एक भेद है, सर्वघाती स्पर्धक। देशघाती कर्म के दो भेद है, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। इतना समझना। क्या बोला, सर्वघाती कर्म का एक ही अंश है सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती का दो अंश है, सर्वघाती और देशघाती। समझना, सर्वघाती जो प्रकृतियां होती हैं उनका उदय होता है, और उनका उदय होता है तो जीव के जो स्वाभाविक गुण हैं वो प्रकट नहीं होते उस रूप में, उनका कभी भी उपशम क्षयोपशम नहीं बनता। मतलब उनका उपशम और क्षय तो होता लेकिन क्षयोपशम नहीं बनता। सर्वघाती प्रकृतियों का, स्पर्धक मत लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, एक बार अपन क्लियर करते चलते हैं, उसके बाद फिर आखिरी में थोड़ा मैं डिटेल में जाऊंगा। पहले भी स्थूल स्थूल देखो क्या कहा इनने परिभाषा में, जीव के ज्ञानादि गुणों के अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, पर्यायों के पूर्णतः घात में निमित्त होने वाले कर्म को सर्वघाती कर्म कहते हैं, या सर्वघाती प्रकृतियां कर्म। उसकी प्रकृतियां कौन कौन सी है, तो कहा 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है, इनके बिना अपन कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 21 प्रकृतियां सर्वघाती और 26 प्रकृतियां देशघाती, ये याद रखेंगे तो ही कार्य हो पाएगा। ठीक है, याद रखना। तो अपन पहले थोड़ा सा लेते हैं, 21 प्रकृतियां जो हैं सर्वघाती प्रकृतियां, उनको समझते हैं। 21 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण। देखना, केवल ज्ञानावरण का उदय रहता है, कभी इसका क्षयोपशम सुना, उदय सुना है और क्षय सुना है, कभी इसका क्षयोपशम या उपशम सुना, नहीं सुना। ठीक है, तो इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि इन सर्वघाती प्रकृतियों का कभी भी क्षयोपशम नहीं बनता और कभी भी उपशम नहीं बनता। ठीक है, देखो कैसे, केवल ज्ञानावरण का उपशम हो गया तो क्या प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान कुछ समय के लिए। ऐसा होता है क्या, नहीं। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा, ये जो केवल ज्ञान, केवल दर्शना, केवल ज्ञानावरण जो है ये ज्ञानावरण की प्रकृति है। केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान, गृद्धि, ये जो 6 हैं ये दर्शनावरण की है। ठीक है, ख्याल में होगा, दर्शनावरण की 6 प्रकृतियां, 7 हो गई। 8 से लेकर 11 अनंतानुबंधी चतुष्क, 12 से लेकर 15 अप्रत्याख्यानवर्ण चतुष्क, 16 से लेकर 19 प्रत्याख्यानवर्ण चतुष्क, और 20 मिथ्यात्व दर्शन मोनीय, 21 सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोनीय। ठीक है, समझ में आया क्या कहा, इन सर्वघाती
स्पर्धकों का, सर्वघाती प्रकृतियों का कभी भी क्षयोक्षम नहीं बनेगा, इसके साथ देशघाती प्रकृति होना जरूरी है। इतनी बात ख्याल में रखना, ज्यादा कंफ्यूजन मत लेना। क्या लेना? अकेले सर्वघाती प्रकृतियों का कभी भी क्षयोक्षम नहीं बनेगा, इनके साथ देशघाती प्रकृति का उदय होवे तो साथ में ये क्षयोक्षम बनने को रेडी होते हैं। अकेले कभी भी इनका क्षयोक्षम नहीं बनता। और क्या? इनका उदय रहता है, ठीक है, इनका उदय रहता है। तो ये इस प्रकार सर्वघाती प्रकृतियां हैं जो संपूर्णतः आत्मा के संपूर्ण स्वभाव को घात करती है, छोड़ती नहीं है। ठीक है, ये 21 प्रकृतियां, इनको याद रखना। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर पूरा देखेंगे। देशघाती प्रकृतियां कौन कौन सी है? देखो, जीव के ज्ञानादि गुणों पर्यायों के एक देश अर्थात अंशतः घात में निमित्त होने वाले कर्म को देशघाती कर्म कहते हैं। देशघाती प्रकृतियां 26 हैं, इसके 2 अंश होते हैं। देशघाती के 2 अंश होते हैं, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। मति ज्ञानावरण कि सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है, तो इसका क्षयोक्षम बन जाता है। समझे? शुद्ध ज्ञानावरण, इसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक, इसलिए इनके क्षयोक्षम बनते हैं। कभी केवल ज्ञानावरण का क्षयोक्षम सुना? नहीं सुना ना ये। ठीक है, देखो अवधि क्या क्या हो गए? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन साइड रखो। सम्यक तो प्रकृति जो अपन ने अभी मोहनीय की पूरी प्रकृतियों में सिर्फ एक सम्यक प्रकृति है जो देशघाती में आती है। शेष सारी 25 में से नहीं, इसको इस रूप लो। किस रूप? हाँ, कि 16 इधर की चारित्र मोहनी की और 3 इधर की दर्शन मोहनी की। दर्शन मोहनी की 2 और 16 वे नहीं, 16 नहीं, वे 13। चलो देखो, सम्यक प्रकृति जो है वो सम्यक प्रकृति किसका भेद है? दर्शन मोहनी का। ठीक है, सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी को। दर्शन मोहनी के 3 में से एक सम्यक प्रकृति देशघाती, शेष 2 सर्वघाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब चारित्र मोहनी में 4 में से 3 कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये है सर्वघाती। संज्वलन ये है देशघाती। ठीक है, संजुलन चतुष्क ये है देशघाती। इन सबके जरूरी मतलब हैं, इसलिए ये देशघाती सर्वघाती के भेद कर रहे हैं। ऐसे मन से नहीं कर दिए कि ये देशघाती ये सर्वघाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनमें, वो समझाएंगे आगे। ठीक है, संजुलन हो गया। हास्यादि नौनो कषाय ये भी देशघाती में आती है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय और भोगांतराय, ये अंतराय कर्म के सारे क्षयोक्षम बनते हैं। ठीक है, तो ये 26 प्रकृतियों का क्या है? क्या बना? देशघाती प्रकृतियां 26। इसमें सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठा कि इन सब के कहने का तात्पर्य क्या है। देखो, तात्पर्य इतना समझो, क्षयोक्षम जब बनता है, कोई से भी कर्म का क्षयोक्षम बनाओ, तो एक बार देशघाती प्रकृतियों का क्षयोक्षम बना के देखो। वीर्यांतरा का क्षयोक्षम, ठीक है, लाभांतरा का क्षयोक्षम, मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, चक्षु दर्शन का क्षयोक्षम। ठीक है, ये सब समझ में आते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहनीय जो कर्म है, मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम समझ नहीं आता। ज्ञानावरण का क्षयोक्षम समझ में आ गया कि अपन के 4 मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मनःपर्याय ज्ञानावरण, इनके क्षयोक्षम बनते हैं, और केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति, इनका क्षयोक्षम नहीं बनेगा। इतना समझ में आ गया। फिर दर्शन मोहनीय में, दर्शनावरण में, ठीक है, दर्शनावरण में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 दर्शन इनके क्षयोक्षम बनते हैं। आपने सुना होगा चक्षु दर्शन का क्षयोक्षम है, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। केवल दर्शन का क्षयोक्षम बनता है क्या? नहीं, केवल दर्शन का उदय होता है, और जब वो 13वें गुण स्थान में आता है तो उसका सीधा क्षय होता है। 12वें के अंत समय में उसका सीधा क्षय होता है केवल दर्शन का।
ठीक है, केवल ज्ञान केवल दर्शन, इन दोनों का क्षयोपशम नहीं बनेगा। और दर्शन उपयोग में और दर्शनावरण में क्या क्या है, इतना में 4 हो गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अब ये जो है केवल दर्शन, ये सर्वगाती। अब जो बचे हुए हैं, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रंथि, इसका कभी क्षयोपशम सुना है? निद्रा का क्षयोपशम हो कि सो रहे हो, वो नहीं है। हाँ, तो निद्रा का क्षयोपशम, स्त्यान ग्रंथि का क्षयोपशम नहीं। ये सर्वघाती प्रकृतियां, इनका सीधे क्षय होता है, और या तो उदय होता है या क्षय होता है। तो अभी उदय चल रहा है सबका, इनका क्षयोपशम नहीं बन सकता। अब क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अपन 4 में से 2 कर्म हो गए, कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण। मोहिनी को रख के एक बार अंतराय को देख लो। अंतराय है, अंतराय में क्या क्या है? 5 है, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, लाभ और दान। ठीक है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन 5 का क्षयोपशम बनता है। ये हमने सुना है और समझा भी है। इतना समझ में आ गया? चलो, तो ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया, मतलब 70% क्लियर हो गया। अब जो मोहनीय की चक्कर है, उसका चक्कर समझ के आज की क्लास को खत्म करेंगे। मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र। समझ में आ रहा है? दर्शन मोहनीय और चारित्र। क्षयोपशम मोहनीय का कैसे बनता है समझना। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का क्षयोपशम होता है कि उदय होता है कि उपशम होता है, समझना। मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म प्रकृति है, इसका क्षयोपशम सुना कभी? नहीं सुना। ध्यान रखना, मिथ्यात्व का क्षयोपशम नहीं होता, मिथ्यात्व का उदय होता है। क्या? मिथ्यात्व जो आत्म के प्रदेश को किंचित ढाकर किंचित अभिव्यक्ति होना, वो क्षयोपशम होता है। वहां पर ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो सकता है कि ज्ञान पर किंचित आवरण किंचित प्रकट, लेकिन मिथ्यात्व का क्षयोपशम नहीं हो सकता कि किंचित मिथ्यात्व और किंचित सम्यक्त्व, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक्त्व तो मिश्र हो जाएगा। और मिश्र भी ये नहीं है, समझना, मिश्र भी ये नहीं है, ठीक है। तो मिथ्यात्व दर्शन मोहनी का क्षयोपशम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये सर्वघाती प्रकृति है, ये आत्मा को सर्वतः घात करेगा। मिथ्यात्व देश घात नहीं कर सकता, ये आत्मा को सर्वतः घात करेगा या फिर सर्वतः हट जाएगा, ऐसा आधा आधा नहीं चलता। ठीक है, समझ में आया? मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म क्लियर। आगे है सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय। सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सम्यक मिथ्यात्व दोनों है, तो इसको तो देशघाती में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म प्रकृति है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मति ज्ञानावरण में, जो मति ज्ञानावरण है उसमें किंचित ज्ञान और किंचित आवरण, ऐसा लिखा है क्या? मति ज्ञानावरण नाम पूरा है ऐसा। तो इसको इस प्रकार समझो, सम्यक मिथ्यात्व पूरी की पूरी प्रकृति है। इसको ऐसा नहीं समझना कि सम्यक अलग है मिथ्यात्व अलग है, तो आधा सम्यक तो प्रकट है, आधा मिथ्यात्व का आवरण है, तो ये क्षयोपशम बन जाएगा। इसका क्षयोपशम नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व पूरी प्रकृति है। ये सम्यक मिथ्यात्व पूरी प्रकृति है, ये आधा सम्यक मिथ्यात्व और आधा प्रकट सम्यक्त्व, ऐसा नहीं बनता। ये पूरी प्रकृति, तो वो पूरा आत्मा को सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ढकेगी, उस पर आवरण डाल के रखेगी, उसको कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप अपन समझेंगे मिश्र गुण स्थान में, उसका कंफ्यूजन। लेकिन ये पूरी प्रकृति, इसका क्षयोपशम नहीं बनता, इतना समझो। अब क्या? सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति को तुमने देशघाती प्रकृति में क्यों रखा? क्योंकि क्षयोपशम एक सम्यक प्रकृति के उदय से होता है। अब समझे? क्षयोपशम एक सम्यक्त्व 3 है दर्शन मोहनी की, मिथ्या, सम्यक प्रकृति। तीनों में से सिर्फ सम्यक प्रकृति एक ऐसी है जिस पर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व आधारित है। इसलिए क्षयोपशमिक सम्यक्त्व बनने के लिए सम्यक प्रकृति का उदय होना जरूरी है। समझ में आया? ऐसा होता है।
तो छायोपशमिक सम्यक तो कैसा बनेगा कि सम्यक प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय, इससे क्या बनता है, छायोपशमिक सम्यक तो बनता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? चलिए, अब मेरे को लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब भी कोई यदि कंफ्यूजन हो तो निश्चित तौर पे 2 बार सुने, 3 बार सुने और पूछें, इसको ऐसे छोड़े नहीं, ठीक है। ये हो गया दर्शन मिथ्यात्व। अब दर्शन मोनी हो गया, अब चारित्र मोनी और देख लेते हैं। चारित्र मोनी, अनंतानुबंधी का क्षयोपशम होता है कि कभी अनंतानुबंधी का क्षयोपशम नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद फिर अप्रत्यक्षण का प्रत्यक्षण का नहीं बनता। अब आपका प्रश्न, संजुलन, इसको क्यों आपने देशघाती प्रकृति में लिया? ठीक है, संजुलन का कैसा चलता चक्कर, संजुलन जो है, संजुलन कषाय में जो समझिए कि देशघाती प्रकृति है संजुलन कि संजुलन का उदय रहेगा तो वो देशघात करेगा, ठीक है। तो जब अपन कहें छठवें सातवें गुणस्थान में आ जाते हैं, जब संजुलन का उदय रहता है, शेष 3 का क्षय या उपशम हो जाता है, ठीक है। शेष 3 का क्षय या उपशम हो जाता है और संजुलन का रह पाता है, तब क्या होता है कि संजुलन अपने स्वरूप का देशघात करती है, ठीक है। और तब उस समय क्षयोपशम ऐसे बनता है कि संजुलन की सर्वघाती स्पर्धकों का होता उदयाभावी क्षय सर्वस्व उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, तब जाके वो इतने मंद कषाय में आ पाते हैं। वो मंदतर होता है ना, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ बचता है, वो कैसे रहता है, क्योंकि ये देशघाती है। अगर सर्वघाती होती तो वो झटके में निपटती, समझ रहे कि चौथे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान और 6वें 7वें गुणस्थान एक एक करके कषाय निपटी। चौथे में एक अनंतानुबंधी गई, 5वें में 2 गई, 6वें 7वें में 3 गई, अब 8वें 9वें 10वें 3 गुणस्थान में एक कषाय चलती रहती, क्योंकि वो देशघाती। सर्वघाती होती तो एक बार निपट जाती। और भी अनेकों कई तर्क हैं, आपको यही तर्क समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस प्रकार, और हास्य आदि 9 कषाय हैं, ये भी देशघाती है, क्योंकि ये भी आखिरी तक चलती है। आपको बताया होगा श्रेणी की गुणस्थान 21 कषायों का उपशम और क्षय करके चलते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हास्यादि 9 कषाय भी होती है। इतना अपन ने समझा। शेष चर्चा प्रश्न नंबर 56 से कल करेंगे। अभी सादर जय।